सर कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। मैं और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की सिमत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेम्स मैथोनी की जानिब बढ़ गया। इसके नज़दीक जेनिफर हेंसले, यहूदी डोनाल्ड पास्को, जापानी मॉन जेनली, श्रीकांत और जमील खान अफ़गानी खड़े थे। जी सर। मैंने करीब जाकर इसे सल्यूट किया। सर के इशारे से मेरे सल्यूट का जवाब देते हुए वो गोया हुआ। तमाम को बुलाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस फायर की कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक चूहों का फायरिंग रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। आज फाइनल टेस्ट है और मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोजीशन पर तुम्ही में से कोई खड़ा नज़र आए। लेकिन ये बात याद रखना कि किसी अकेले की कारकर्दगी इसे पहला नंबर नहीं दिला सकती। स्नाइपिंग में अपने साथी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कैप्टन हेंसले, तुम्हारे पास तो साथी के चुनाव के लिए 3 ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह मिस्टर डोनाल्ड के पास भी 3 ऑप्शन मौजूद हैं कि अपने किसी भी अहम वतन का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। पहली 3 पोजीशनों का हसूल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए ज़रूर काबिल फ़ख्र बात होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी सर, हमने बैक ज़ुबान में कहा। इसी वक्त फायरिंग की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो गई थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेजर जेम्स ने में वापस जाने का इशारा किया और हम अपने अपने फायरिंग अड्डों की जानब बढ़ गए। वहाँ चूँकि फायरिंग के 10 अड्डे बनाए गए थे, इसलिए हर अड्डे पर 7-8 स्नाइपर फायर करते थे। हमारे अड्डे पर इंडियन और नेपाली स्नाइपर भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस लिहाज से बाकियों से ज़्यादा खुशकिस्मत था कि मेरा साथी भी एक अच्छा फायरर था। ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा थी कि रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट करने वाली की दिलकश आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऐलान किया था कि इसने मेरे सर पर बम फोड़ डाला था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार खान ने 300 मीटर के फासले से 5 गोलियां कामयाबी से हदफ पर हिट कर दी हैं। वो दूसरे कुछ नाम भी ले रही थी, मगर मेरे दिमाग में साई की होने की आवाज़ आने लगी। मेरे साथ चलने वाले श्रीकांत ने कहा लगाया, लो जी साथी, तुम्हारे बडी ने कामयाबी से 5 गोलियां हदफ पर मार दी हैं और एक निशाना भी ख़ता नहीं हुआ। गम गुस्से को ज़ब्त करता मैं फायरिंग अड्डे पर पहुंचा। सरदार खान, ये क्या कर दिया? मेरा लहजा और अंदाज़ ऐसा नहीं था कि वो परेशान ना होता। क्या हुआ ज़ीशान भाई? देखो तो मैंने तमाम गोलियां हिट कर दी हैं। मैंने झुला कर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि फायरिंग शुरू करो? मुझे इसने कहा था कि इसने राजपाल की जानिब इशारा किया। राजपाल मासूमाना लहजे में कहने लगा, मैंने तो फ़कत इतना बताया था कि हर स्नाइपर को इजाज़त है कि वो जिस फासले से चाहे फायर कर सकता है। और ये क्या गलत कहा मैंने? ज़ीशान भाई, आखिर माजरा क्या है? मुझे भी तो बताओ, क्या गलत कर दिया मैंने? और तुम्हें मालूम तो है मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती। श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, इसीलिए मशवरा दिया था कि पढ़ लिख कर आना था। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज़ अपने काम से काम रखें और ये सारा कसूर तुम्हारे साथी का है। इसे क्या ज़रूरत थी आधी बात बताने की? राजपाल ने तलखी भरे लहजे में कहा, मैं किसी का नौकर नहीं के तर्जमा करता फिरूं। साथ ही श्रीकांत ने लकमा दिया, हमें दोष देने के बजाय अपने साथी को झिड़को। राजपाल की हरकत घटिया होने के बावजूद मैं इसे कुछ नहीं कह सकता था। सरदार खान भी बराबर का कसूरवार था, इसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। मेरे साथ आओ सरदार। मैं वापस मेजर जेम्स की जानब मुड़ गया। सरदार भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। ज़ीशान भाई, बताओ तो सही माजरा क्या है? सरदार ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। यार सरदार, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। हिंदुओं को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने इस पर एतबार कर लिया। इसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा जब हर आदमी की मर्ज़ी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे, तो क्यों ना 300 से फायर करके इस हिंदू का मुँह तो बंद कर दूँ। यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले इसने मेरी पीठ थपथपा कर मुझे शाबाश दी थी। हाँ, शाबाश तो इसने देना ही थी कि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया। क्या मतलब ये है जनाब कि 300 मीटर के फासले से। हाँ, शाबाश तो इसने देना ही थी कि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया। क्या मतलब यह है जनाब के 300 के फासले से एक गोली लगने के इशारिया 25 नंबर हैं और तुम्हारी 5 गोलियों से के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। बस अब मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं
और अब इन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं। मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया था। इसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जानिब आते देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फायर का जायज़ा ले रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले इसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जिशन, तुम्हारे साथी ने क्या बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है? सर, इसी सिलसिले में हाज़िर हुआ था। ये असल में इंग्लिश ज़ुबान से नाबल्द है। राजपाल ने इसे मिसगाइड किया और इसने तमाम गोलियां 300 के फासले से फायर कर दी। तो इस ज़मीन में मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर मेरे साथी को दोबारा मौका दिया जाए। नहीं जिशन, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह तो वो तमाम जो एक दफ़ा फायर कर चुके हैं दोबारा फायर करने पर इसरार करेंगे। माजरत खाऊँ, बस इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। ओके सर। मिस्टर जेम्स का हतमी फैसला लहजा सुनकर मैंने मज़ीद मिन्नतजारी से परहेज़ करते हुए वापस जाना ज़रूरी समझा। मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़ीशान भाई, सरदार खान ने निदामत भरे लहजे में कहा। मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। अच्छा छोड़ो यार, मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। शायद पोजीशन हमारी किस्मत में ही नहीं थी। वापस फायरिंग अड्डे पर जाकर मैं श्रीकांत पार्टी को फायर करते देखने लगा। खुद मेरा जी बिल्कुल फायर से उचाट हो गया था। श्रीकांत ने 500 मीटर से 4 गोलियां हिट की और इसकी एक गोली खता गई थी। फायर अड्डे से पीछे हटकर इसने मुझे फायर करने की दावत दी। शुक्रिया, आप जारी रखें। मेरा मूड सख्त ऑफ था। श्रीकांत ने मायनी खेज लहजे में हंसी के बाद नेपाल स्नाइपर्स को दावत दे दी। दोनों नेपाली स्नाइपर्स फायर करने लगे। इसके बाद राजपाल ने अपनी 5 गोलियां 1000 मीटर के फासले से फायर करके 10 नंबर हासिल कर लिए। जेनिफर ने 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से कामयाबी से हिट करके 15 नंबर हासिल कर लिए थे। जेनिफर के साथी ने भी 10 नंबर हासिल कर लिए थे। पहली पोजीशन पर 25 नंबर के साथ जेनिफर पार्टी विराजमान थी। 24 नंबर हासिल करके इसराइल का डोनाल्ड पास्को और इसकी साथी स्नाइपर एंड्रिया बर्टन और दूसरी पोजीशन पर थे, जबकि 22 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर जापानी और इंडियन स्नाइपर्स की टीमें विराजमान थी। सबसे कम नंबर हमारी टीम के थे। 1.25 नंबर के साथ हम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे। ताहम अभी तक मेरे पास 5 गोलियां मौजूद थी। मेरा नाम अनाउंस करके मुझे मुतला किया गया कि फायर से रह जाने वाला से मैं अकेला ही स्नाइपर बाकी हूँ। इसी वक्त जेनिफर भी वहाँ पहुँच गई। शायद मुझ पर तंज करने आई थी। तीसरी पोजीशन की मुबारक हो मिस्टर कांत, वो बाआवाज़ बुलंद श्रीकांत को मुबारकबाद देते हुए बोली। शुक्रिया कैप्टन, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। सही कहा, वो तंजिया लहजे में कहने लगी। वैसे हमने और तुम्हारे पड़ोसियों ने ब्रैकेट बना दी है। एक साइड पर हम और दूसरी जन्म तुम्हारे हमसाए। भला वो कैसे? श्रीकांत मुझे जलाने का कोई मौका हाथ से जाने कैसे दे सकता था। वो इत्मीनान से बोला, अव्वल हम और सबसे पीछे पाकिस्तान, दरमियान में बाकी सब। जवाबन श्रीकांत कहका लगाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं कैप्टन, मिस्टर ज़ीशान की 5 गोलियां बकाया हैं। यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर तो ले ही लेगा। 1.25 नंबर इनके पास पहले से मौजूद है। बस 3.25 नंबर लेकर अब हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने आवाज़ बुलंद इस्तेहज़ाई कहका लगाया। मैं खून के घूंट पीकर रह गया था। सरदार इनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था, मगर ये अंदाज़ा इसे ज़रूर हो गया था कि वो हमारे मुतल्लक ही कुछ कह रहे हैं। मगर इस वक्त वो इतना पेशमान था कि वो अपना गुस्सा भी ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था। इसी वक्त मैं मेजर जेम्स को अपनी जानिब आता देखा। आर यू फाइन मिस्टर जिशन? करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसिर हुआ। यस सर, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम फायर क्यों नहीं कर रहे? कोई मसला? नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफ़ल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे के जानब बढ़ गया। सुनो, मेजर जेम्स ने मुझे मुतवज्जा किया। तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन हासिल कर सकते हो। इस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। 1500 मीटर से 5 गोलियां। श्रीकांत ने कहका लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी इसका साथ दिया था और मैं इनके कहके पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदा पोजीशन लेटी हुई पोजीशन होती है। इसी हालत में एक फायरर के तमाम अज़ा पुरसकून हालत में होते हैं और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत ये है कि राइफ़ल के साथ लगी दो पाई की वजह से बैरल को थामने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है।
हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लेपोल्ड साइट टेलीस्कोप पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नाब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शिस्त ली और सांस रोकर ट्रिगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नज़र डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत का पार्टी का कहा पहुंच गया था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सर टपटाकर साइड पर लगी डिफ्लेक्शन नॉब को देखा। डिफ्लेक्शन नॉब से राइफ़ल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जाती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफ़ल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी और चूँकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छूने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने कमीने और कमज़ोर दुश्मन को नज़रअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नॉब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की पोजीशन में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नॉब को का जायज़ा ना लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूँ 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली 3 गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट्स मिलते। 3 पॉइंट्स दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खां वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तेहज़ाई कहकों का बदला ले सकता था। ये सोचते ही मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक ना पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज़ सुनाई दी। सठिया गया है। श्रीकांत ने मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़का। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफ़ा जेनिफर की आवाज़ ने मेरे कानों में जहर उंडेला था, मगर मैं तमाम से बेनियाज निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिल शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लेपोल्ड टेलीस्कोप साइट के देखने की ताकत इंसानी आँख से 25 गुना ज़्यादा होती है। खाली आँख से नज़र न आने वाला हदफ साइट के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। शाबाश। मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज़ गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शिस्त साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। ज़बरदस्त। मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समातों में रस घोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा। दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ता से चंद इंच ऊपर लगी थीं। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था, मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। क्या हुआ? मेजर जेम्स ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से उठावा। तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने असाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर, कहकर मैंने गहरा सांस लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्स ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। शायद इसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। इसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। शायद ऐसा ना हो। मेरे मुंह से नहीफ आवाज़ बरामद हुई। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। इसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वो वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर इसका इरादा जान सकता था। सरदार, अपनी ज़िम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पुज़मर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया था। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी ज़ीशान भाई, कहकर मेरे करीब आ गया। इसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया इस वक्त इसकी दुआएं, इसका हौसला, इसकी कुव्वत, सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे, और ये स्नाइपर्स का ख़ास अंदाज़ होता है।
किसी भी मुश्किल फायर के वक़्त इसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। और फिर सरदार का हाथ मुझे अपने मुशफ़िक़ उस्ताद उमर दराज़ का हाथ लगा। इसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज़ की सरगोशी गूंजी। ज़ीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ़ वो काम है जिसके बारे में सोचा ना जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना इसके बाद सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा। और हारना तो दुनिया का आसान तरीन काम होता है। हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना हार जाने के बराबर होता है। मेरा हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन की तरफ बढ़ा। बटन पर प्रेस होते ही हदफ आगे को सरकने लगा, यहाँ तक कि स्क्रीन पर 1900 मीटर का हिस्सा चमकने लगा था। अगर मैं 1900 मीटर से गोली हिट कर लेता तो मुझे 9 नंबर मिलते और 25 नंबर के नंबरों के साथ में हम पहली पोजीशन हासिल कर लेते। अपनी जिस्मानी हैयत दुरुस्त करके मैंने राइफ़ल के बट को अपने दाएं कंधे में फंसाया। बायां हाथ बट पर रखकर मैंने राइफ़ल को मजबूती से जकड़ा। अपनी बाएं आंख बंद करके मैंने दायां गाल मखसूस जगह पर टेका। आंख को टेलीस्कोप साइड के अदद से बराबर फासले पर एडजस्ट किया और मेरी दाएं आंख की टेलीस्कोप साइड के अदसों से गुजरती हुई 1900 मीटर दूर मौजूद हदफ पर जा रुकी। मैंने शिस्त दरमियानी नुक्ते से ज़रा नीचे ली थी, क्योंकि 1800 मीटर के फासले से फायर होने वाली गोली दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। दाएं हाथ की शहादत की उंगली ने ट्रिगर के गिर्द घेरा तंग किया था और फिर सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर प्रेस कर दिया। इसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा ज़मीन पर टेक दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर इस खामोशी को मेजर जेम्स के पाटदार आवाज़ ने तोड़ा, नाकाबिले यकीन। और इसके साथ मेरे कानों में तालियों की आवाज़ गूंजी। तमाम स्नाइपर्स आहिस्ता आहिस्ता इसी फायरिंग अड्डे के करीब जमा हो गए थे। मुबारक हो ज़ीशान, सरदार खान की खुशी से चहकती हुई आवाज़ ने मेरे कानों में रस उंडेला और मैं गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। सरदार खान पुरजोश अंदाज में मुझसे लिपट गया था। मैंने स्क्रीन की जानब निगाह दौड़ाई। ये गोली पहली वाली गोली दोनों गोलियों के दरमियान में लगी थी। सरदार खान से गले मिलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मिस्टर जेम्स ने मुझे बाहों में भर कर मेरा माथा चूम लिया था और इसके बाद फर्दन तमाम मिलने आ गए। श्रीकांत और राजपाल वहाँ से खिसक लिए थे कि कोशिश के बावजूद मुझे नजर न आए। जेनिफर अलबत्ता एक जानब खड़ी होंठ काट रही थी। इसने गहरी नज़रों से मेरी जानब देखा ज़रूर था, मगर मुबारकबाद देने आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी राइफ़ल की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मेजर जेम्स ने वापसी का ऐलान कर दिया था। अपनी राइफ़ल को बैग में रखता हुआ सरदार खान दोबारा मुझसे लिपट गया। शुक्रिया ज़ीशान भाई, तुमने मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी और पेशमानी से बचा लिया। नहीं सरदार, शुक्रिया तुम्हारा कि मुझे ये मौका फ़राहम किया, वरना दूसरी सूरत में मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना ले पाता। इन बनियों की शक्लें तो इस वक्त देखने वाली थी जब तुम 1800 मीटर से दूसरी गोली हिट करने में कामयाब हो गए थे। वैसे नज़र नहीं आए। नज़र तो अब वो काफ़ी दिन तक नहीं आएंगे, सरदार खान ने कहा लगाकर कहा, और हम पार्किंग में खड़ी लग्जरी बस की तरफ बढ़ गए। इतवार का दिन हम दिन चढ़े तक सोते रहे। उठे तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। हवाई ज़रूरिया से फारिग होकर हम डाइनिंग रूम के जाने बढ़ गए। वहाँ हमें बस चंद आदमी ही नज़र आए। जापानी लिजोना और साथी के हमरा मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। लो जी, तुम्हारी कारकर्दगी देखकर लड़कियां मुतासर हुई हैं। ये तो हर किसी को हंसकर मिलती है, बहुत सादा सी है। इसे कहकर मैंने लिजोना और इसके साथी को हेलो कहा। मुझसे तो कभी हंसकर नहीं मिली, ना कभी बात ही की है। सरदार खान ने मुंह बनाया। उर्दू या पश्तो बोलना इसे नहीं आता। जापानी और इंग्लिश से तुम नावाकिफ़ हो तो इसे अपनी हंसी ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है भला। कैसे हो मिस्टर ज़ीशान? हमारी कुर्सियां संभालते ही लिजोना ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, मैंने खुश दिली से कहा। वैसे अगर मैं जापानी सीख लूँ तो? सरदार खान ने मेरे कान में सरगोशी की। क्या फ़ायदा, जब तक तुम जापानी ज़ुबान सीखोगे लिजोना बूढ़ी हो चुकी होगी। तुम मेरे बारे में इससे क्या कह रहे हो? मेरे होंठों से अपना नाम सुनकर लिजोना ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने बगैर लगी लिपटी रखे कहा,
मेरा साथी जापानी ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा था, तो मैंने मशवरा दी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं कि जब तक तुम जापानी ज़ुबान सीखोगे लिज़ोना बूढ़ी हो चुकी होगी। लिज़ोना और मॉन जेन ली ने ज़ोरदार कहा लगाया। मोहतरम, यकीनन तुमने असल बात फूट दी होगी, इसलिए ये दोनों इतना ज़ोर से हंस रही है। सरदार ने कहा, वैसे सौदा घाटे का नहीं हुआ, हंसते हुए ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसे बता दूं, कह दो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है। बात बिगड़ने लगी तो मैं मुकर जाऊंगा। इन्हें कौन सा उर्दू ज़ुबान समझ आती है। वैसे तुम्हारा साथी चाहे तो मैं इसे बूढ़ा होने से पहले जापानी ज़ुबान सिखा सकती हूँ, लिज़ोना ने शरारत भरे लहजे में कहा। मैंने इसकी बात का तर्जुमा सरदार के सामने दोहराया। मुकम्मल ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही सिखा दे कि किसी को आई लव यू कैसे कहते हैं। और मेरे मुंह से सरदार का जवाब सुनकर मॉन जेन ली तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अलबत्ता लिज़ोना शर्मा कर कहने लगी, शक्ल से तो बहुत भोला लगता है। वाकई में ये सब कुछ इसी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से कहे जा रहे हो? तुम्हें कैसे यकीन आएगा? अच्छा छोड़ें। वो अपने सामने धरी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। क्या कह रही है? सरदार खान ने बेताबी से पूछा। खान साहब, मेरा ख्याल है चनारे बेगम के हाथों हराम मौत मरने से बेहतर है तुम किसी मिशन में जाम शहादत नोश करो। इसमें चनारे बेगम कहाँ से आन टपकी और इसे भला ये कौन बताएगा? तो क्या लिज़ोना के हाथों गोली खानी है? काफ़ी अच्छा निशाना है। कल 10 पॉइंट हासिल किए हैं मोहतरमा ने। अब तुमने फिर इसका नाम ले लिया और वो हमारी जानिब देख रही है। क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? लिज़ोना को अपनी जानिब घूरता पाकर सरदार खान परेशानी से बोला। मैंने इत्मीनान से कहा, हमारे नहीं तुम्हारे बारे में खान साहब। लिज़ोना ने टिश्यू उठाकर हाथ साफ किए और अपनी नशिस्त से उठते हुए बोली, वैसे मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ ज़ीशान साहब। मॉन जेन ली भी इसकी तकलीद में खड़ा हो गया था। ज़रूर, मैंने कुछ दिली से कहा। डिनर के बाद हम तुम्हारा टेस्ट लेने आएंगे। सर आंखों पर वो एक गहरी निगाह सरदार खान पर डालकर मॉन जेन ली के साथ चल पड़ी। ज़रूर मेरे बारे में कुछ बुरा कहा होगा, जब भी तुम बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा कर रहे थे। इनके डाइनिंग हॉल से निकलते ही सरदार खान शिकवा करना हुआ। नहीं यार, वो कॉफ़ी पीने की दावत दे रही थी, तो ठीक है ना, इनकार क्यों कर दिया? सरदार खान ने खाने से हाथ खींच लिए थे। इनकार कहाँ किया है, रात के खाने के बाद जाएंगे। चलो फिर ठीक है। सरदार खान दोबारा खाने को जुट गया। स्नाइपर्स लड़कियां अलहदा ब्लॉक में थीं। अगर मुझे मालूम होता कि जेनिफर लिज़ोना के रूममेट है तो मैं कभी भी वहां ना जाता। जिस वक्त हम दोनों लिज़ोना के कमरे में पहुंचे, वो अकेली बैठी टीवी पर कोई जापानी फ़िल्म देख रही थी। हाँ ज़ीशान साहब, इसने फर्दन हम दोनों से मुसाफा किया। बैठे। इसने बेड की जानिब इशारा किया। हम दोनों इसके बेड से मुस्तसिल बड़े हुए उस जगह पर बैठ गए। मॉन जेन ली नज़र नहीं आ रहा। मैंने बैठते साथ पूछा, अभी अपने कमरे की तरफ गया है, इसे नींद आई हुई थी। अगर तुमने भी सोना है तो? वो कता कलामी करते हुए सरत से बोली, नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं सोती। सरदार ने मेरे कानों में सरगोशी की। मुझे इसकी खूबसूरत दिखाने साथ लाए हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये कम है? मुझे हंसते देखकर लिज़ोना भी अपने होंठों पर तबस्सुम बिखेरते हुए पूछने लगी, क्या बात हो रही है आप दोनों में? कह रहा है मुझे अपना मुतरजम बनाकर लाया है और मैंने खुद तुमसे गपशप हाँकनी शुरू कर दी है। ये वो मैनी खज़ लहजे में कहते हुए खड़ी हुई। मैं कॉफ़ी बना लूँ? वो कोने में बने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई जहाँ इलेक्ट्रिक केतली रखी हुई थी। ये क्या कह दिया इसे? वही जो तुमने कहा था, साथ इसका जवाब भी बता दिया करो। कॉफ़ी बना रही है? कॉफ़ी तो हम अपने कमरे में भी बनाकर पी सकते थे। सरदार ने मुंह बनाया। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोल कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। हम दोनों पर नज़र पड़ते ही वो ठिठक कर रह गई थी। जेनी, आओ। इसे देखते ही लिज़ोना खुश दिली से बोली, मेहमानों के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, तुम लेना पसंद करोगी? जेनिफर ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर सख्त लहजे में कहा, यकीनन मुहज़्ज़ब लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी के बेड पर इसकी इजाज़त के बगैर बैठने की ज़हमत करें। जेनी, सॉरी, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो। असल में इन्हें मैंने ही यहाँ बैठने को कहा था। इसका तल्ख़ लहजा सुनकर लिज़ोना घबरा गई थी। मैं सरदार खान का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेड है, वरना कभी ऐसी जसारत ना करते। गुज़रे गुनाह बदतराज गुनाह। जेनिफर ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो कुछ कहा था, इसका मुहावरा तर्जुमा यही बनता था, ओके लिज़ोना, फिर कभी सही। लिज़ोना को कहकर मैंने सरदार खान को चलने का इशारा किया। प्लीज़ ज़ीशान, बैठे ना, मेरे बेड पर बैठ जाएं या कोई और कुर्सी ले लें। लिज़ोना ने एक कोने में पड़ी 2 कुर्सियों की जानिब इशारा किया। वो जेनिफर के रवैये और हमारे रद्द-ए-अमल पर परेशान हो गई थी।
नहीं शुक्रिया, तुम्हारी तरफ से कॉफ़ी हो गई। ये कहकर मैं सरदार खान के साथ बाहर जाने लगा। मेरी तरफ से सख्त जवाब ना मिलने पर जेनिफर ने मज़ीद कोई बात नहीं की थी, बस खामोश खड़े तेवरों से मुझे घूरती रही।